ओके, सॉरी, वॉइस अब आ रही होगी। ठीक है, नाउ वॉइस इज ओके 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 ओके। अब वॉइस आ रही है। फिर से एक बार फास्ट रिवीजन कर देते हैं। एक बार जो जो मैंने अभी बोला है उसको फिर से बिना वॉइस नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है। चलिए, अब आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं मुस्लिम आक्रमण से। हमने जो जानकारी पढ़ी थी, कल हमने पढ़ी थी किस तरह अरबों ने भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने देवल से लेकर मुल्तान तक भारत पर आक्रमण किया। रावर और रावर के युद्ध में उन्होंने सिंध के राजा दाहिर को मारा, ब्राह्मणाबाद से सूर देवी परमाल देवी को पकड़ा और गिफ्ट में कहां भेज दिया? खलीफा के पास। फिर आया गजनवी की, हमने बात की, तो गजनवी के वंश को हम यामिनी वंश कहते हैं। ठीक है, और ये हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, राजपूत, दक्षिण भारत, अरब। आज हम पढ़ने वाले महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी के आक्रमण और साथ ही दिल्ली सल्तनत। तो हमने शुरुआत की थी कि गजनवी, जिसको हम यामिनी वंश कहते हैं, इसके संस्थापक अलप्तगीन थे, उसके बाद सुबुक्तगीन थे। सुबुक्तगीन ने आक्रमण हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल पर किया था। फिर आता है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने काम किया। महमूद गजनवी 998 से लेके 102 सॉरी 1030 तक शासन किया। महमूद गजनवी जब भारत आया तो भारत महमूद गजनवी खैबर दर्रे को पार कर भारत आया। खैबर दर्रे को पार कर महमूद गजनवी भारत आया। और कल मैंने भारत की कंडीशन बताई थी कि कौन कहां कहां पर है, कल का सब याद होगा आपको। तो आज हम उसके आगे बात करते हैं। उसके आगे बात करेंगे कि ये जो व्यक्ति है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम। इसके पहले किसी भी शासक ने अपने नाम के आगे सुल्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला मुस्लिम शासक था। धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, पहला मुस्लिम शासक। इसके समय जो खलीफा थे, खलीफा अल कादिर बिल्लाह है। खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को नासिर गजनवी को नासिर उल मोमिनीन एवं अमीन उल मिल्लत की उपाधि दी। इसकी उपाधि देने का कार्य इसने किया था। तो महमूद गजनवी के आक्रमण का कारण क्या था, क्यों वो आक्रमण कर रहा था? एग्जाम में आएगा तो कंक्लूजन क्या लगाएंगे? भारत पर आक्रमण का कारण। अगर ये एग्जाम में आ गया, प्रीलिम्स में, का कारण, तो क्या लगाएंगे? धन। धन के कारण उसने भारत पर, जी सिकंदर भी यहीं से आया था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुषार। भारत पर आक्रमण का कारण धन है, लेकिन उत्बी क्या कहता है?
उत्बी के अनुसार, अब कभी पीटी में पूछ लें उत्बी के अनुसार गजनबी के भारत पर आक्रमण का कारण, ठीक है। देखिए आपने प्रश्न जो पूछा है, क्या नाम है उनका, मैं क्लियर कर देता हूं। एक मिनट, एक मिनट। किसी ने प्रश्न पूछा है, साबरीन। हाँ सर, एग्जाम में पहला अरब आक्रमण आएगा तो उमर का नाम लिखेंगे या कासिम का? गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए साबरीन, उमर खलीफा है, खलीफा आक्रमण करने नहीं आए हैं। खलीफा ने आदेश दिया हज्जाज को, हज्जाज बदला लिया जाए दाहिर से। हज्जाज ने बोला ओबेदुल्ला तुम जाओ और दाहिर पर हमला कर दो। उबैदुल्लाह गया पर दाहिर ने उसे हरा दिया। तब हज्जाज ने कासिम को भेजा, और एग्जाम में आएगा, दो प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। कैसा? पहला प्रश्न, पहला सफल अरब आक्रमण किसने किया? तो उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इसे पूछेंगे भारत में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण किस खलीफा के समय हुआ? तो हम टिक कर देंगे अरब के समय हुआ। ठीक है, कोई डाउट? तो एक मिनट, एक मिनट जरा, एक गलती हुई मुझसे, एक मिनट जरा, इसको एक मिनट जरा फिर से लिख देता हूं मैं को। यामिनी उद्दौला एवं अमीन उल मिल्लत की उपाधि मिली, की उपाधि दी। ठीक है, चलिए, सॉरी जिन्होंने लिख लिया है, थोड़ा काटना पड़ेगा। तो भारत पर आक्रमण का कारण, कभी एग्जाम में आ जाए तो लगाएंगे धन। भारत पर आक्रमण का कारण लगाएंगे धन। ठीक है, सुल्तान की उपाधि स्वयं ली आयुष शर्मा। लेकिन अगर कोई पूछे उत्वी के अनुसार, चेतन ने जवाब दिया भी, उत्वी के अनुसार, ये उत्वी कौन है? इतिहासकार है। किसका इतिहासकार है? खुद गजनवी का है। उत्वी के अनुसार आक्रमण का कारण, जिहाद। आक्रमण का कारण है जिहाद। लगभग 17 बार आक्रमण किए हैं, प्रोफेसर हेनरी इलियट कहते हैं। प्रोफेसर हेनरी इलियट कहते हैं, प्रोफेसर हेनरी इलियट कहते हैं कम से कम 12 तो किए होंगे। इतिहासकार कहते हैं 17, पर हेनरी इलियट कहते हैं कि 12 आक्रमण तो किए ही होंगे। कौन कहता है? हेनरी इलियट कहता है। सर उत्वी के अनुसार जिहाद के कई अर्थ हैं। ठीक है, जिहाद के कई अर्थ हैं। यहां पर जिहाद का अर्थ है आक्रमण करना, लोगों को धर्मांतरित करना। जिहाद का एक और अर्थ होता है अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करना, अपने आप का शुद्धिकरण करना, प्यूरिफिकेशन करना। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग अर्थ होते हैं तुषार। ठीक है, अलग अलग संदर्भों में, कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भों में। ठीक है, एकता मैंने बताया भी। अब बात करते हैं गजनबी के भारत पर आक्रमण। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण, 1000 से लेकर 1027 के बीच होते हैं आक्रमण। कब से कब तक किए? 1000 से 1027। तो पहला आक्रमण हुआ है 1000, भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में।
फिर 1001 से लेकर 1020 हिंदू शाही वंश के राजाओं को हराया। पढ़ाया मैंने आपको हिंदू शाही, जरा वहां जाकर देखिए कौन कौन से राजा महमूद गजनवी से हारे हैं। वंश के राजाओं को हराया। कौन कौन हराए हैं? जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल, भीमपाल, इन सबको हराया। किसने किया था खुद को आग लगाकर? किसने आत्महत्या कर ली थी? यामिनी उद्दौला। किसने की थी? आग लगाई थी जयपाल ने। 1008 नगरकोट। नगरकोट कहां पर है? ये नगरकोट हिमाचल प्रदेश में। पर आक्रमण, पर थोड़ा ठीक नहीं लिखा है, वो समझ जाएंगे। नगरकोट पर आक्रमण करने के बाद उसने कश्मीर पर भी आक्रमण करने की ठानी। चौरसिया जी फिर से बताएं। चांदनी, सुनिए चांदनी। पहला आक्रमण 1000 पर है महमूद गजनबी का। सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया है। 1000 से लेके 1020 तक लगातार, नहीं छुटपुट, कभी 1005 में, कभी 8 में, कभी 18 में, लगातार वो आक्रमण करता रहा। किसके ऊपर? हिंदू शाही वंश के ऊपर। और ये राजा लड़ लड़ के मरते रहे। ऐसे 4 राजा लड़कर मर गए, जिसमें से जयपाल नाम के राजा ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या। फिर चांदनी जी 1008 में नगरकोट पर आक्रमण किया। ये नगरकोट कहां पर? हिमाचल प्रदेश में है। यही से उसने सोचा कि कश्मीर भी चल, बड़ी सुंदर जगह, घूम लेते हैं। पर कश्मीर पर जब आक्रमण किया तो बर्फबारी के कारण उसे वापस लौटना पड़ा, तो वो वापस लौट कर आ गया। क्लियर है? चलिए, इसी वर्ष थानेश्वर एवं मथुरा पर आक्रमण किया। जब वो मथुरा पर आक्रमण करने गया तो उसके मंदिरों को देखकर कहा, इसने कहा महमूद गजनवी ने, ये मंदिर देवदूतों ने बनाया, इंसान ये मंदिर नहीं बना सकता, ये मंदिर देवदूत बनाकर, एंजल्स ने बनाए। नगरकोट के राजा मुझे याद नहीं, होंगे कोई ना कोई राजा, उसकी आवश्यकता नहीं, इसलिए नहीं पढ़े हैं। जी, आनंदपाल जयपाल का बेटा। तो अब क्या हुआ? उसने देखा कि मंदिर के अंदर बहुत संपदा है, खंबे हैं, खंबे में सोना चढ़ा है, हीरे लगे, मोती लगे, माणिक लगे, रात में चमकते हैं, उजाला लगता है। तोड़ो, उसने कहा सबको, उखाड़ो सारे। जमीनें खोद खोद कर निकाला गया और मथुरा के सारे मंदिर नष्ट कर, ठीक है, और वहां के लोगों की निर्मम तरीके से हत्याएं की गई। क्लियर है? 1018 कन्नौज। प्रतिहार शासक, नाम आपको बताना है। यह शासक बिना लड़े ही भाग गया। तब चंदेल शासक, नाम आपको बताना है, के कहने पर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसने कायरतापूर्ण काम किया था। शिवम दुबे क्यों आया? देखिए, जो उसको आसान लगा वो आया, ठीक है। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि खैबर दर्रा से आना जरूरी है।
ये है शासक राज्यपाल और ये है विद्याधर। फिर भी आपका प्रश्न इस दृष्टि से है कि खैबर दर्रा बाकी दर्रों से अनुकूल है, वहां ज्यादा प्रतिकूल जलवायु देखने को नहीं मिलती। नहीं नहीं तेजस्वी, ऐसा नहीं, गलत गलत गलत। पर्सनली कोई किसी कमेंट नहीं करेगा, मैं हूं उसके लिए। तो फिर भी प्रश्न अच्छा है, ज्यादातर लोग खैबर से क्यों आए, ये प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि वो अनुकूल है, ज्यादा प्रतिकूल जलवायु नहीं, उसे पार करना आसान है बाकी अन्य दर्रों की तुलना में। जिस पर्वत की हम बात कर रहे हैं शिवम जी, वो पर्वत है हिंदुकुश पर्वत, और वहां पर 5 दर्रे हैं, खैबर, बोलन, टोची, कुर्रम, कोमल। पहली चीज, जैसे हमारे हिमालय में भी कई दर्रे हैं, जोजिला दर्रा है, बारालाचा है, शिपकीला है, नाथुला है, जैलेपला है ना अपने दर्रे, बोमडिला दर्रा है। अब कोई बोले जैलेपला से ही क्यों गया, जैलेपला से क्यों गया कोई? अगर भैया वो बंगाल में रहता होगा तो जैलेपला से ही जाएगा वो। अगर वो कश्मीर में रहेगा तो वो जोजिला जाएगा। अगर वो हिमाचल में रहता तो सिपकीला से जाएगा। ये उसकी मजबूरी शॉर्टेस्ट। तो महमूद गजनवी की जो राजधानी गजनी है, वहां से खैबर दर्रा ज्यादा आसान है। सिकंदर जब आया, जितने भी पश्चिमी आक्रमण हो रहे हैं वो अधिकतर खैबर दर्रे से हैं। जो नहीं है खैबर दर्रे से, मैं उनके नाम अभी बता देता हूं। शक जो हैं वो बोलन दर्रे से आए हैं। शक किस दर्रे से आए हैं? बोलन दर्रे से। और मोहम्मद गौरी किस दर्रे से आया? गोमल दर्रे से। और बाकी सब किससे आए हैं? खैबर से। ठीक है मिस्टर शिवम दुबे, आप प्रश्न पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा, नो डाउट, लॉजिकल होना चाहिए। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपको। तो भैया अब गजनवी को लगा यार कोई दमदार आदमी है विद्याधर, तो यार ये बहुत ही खतरनाक है। बताओ, एक आदमी भागा और उसने उसको, क्या बोलते हैं उसको, मरवा दिया, क्योंकि पीठ दिखाई उसने, चलो इसी पर आक्रमण करते हैं। तो महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के विद्याधर पर आक्रमण, विद्याधर पर आक्रमण, 2 बार आक्रमण किया। 1019-20 और 1022, दोनों बार जो आक्रमण हुआ वो कालिंजर में हुआ। कालिंजर तो पता है, यूपी के महोबा जिले में है कालिंजर। यहां पहले आक्रमण जब महमूद गजनवी ने किया, समझ में आ रहा है? अच्छा, लिखा नहीं था शिवानी पांडे जी, लिख लीजिए शिवानी, बता दिया करिए, ठीक है। हाँ, मैं सॉरी सॉरी भूल गया था, हरिओम, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मैं दिमाग से एकदम निकल गया था, मुझे लग रहा था आप लोग लिख ही रहे होंगे। चलिए, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो विद्याधर पर अब क्या हुआ? विद्याधर पर उसने जब पहली बार आक्रमण किया, तो विद्याधर विद्याधर क्या किया? देखा रात का अंधेरा है, चुपके से निकल गया। पर एग्जाम में, किताब में ऐसा नहीं लिखा कि चुपके से निकल गया। किताब में लिखा कि उसने बड़ा शानदार निर्णय लिया और युद्ध क्षेत्र से हट गया। जी, सुल्तान और बादशाह में टेक्निकल डिफरेंस है, आयुष शर्मा।
ठीक है। जब दोबारा 1022 में किया तो कालिंजर का घेरा डाला। कालिंजर का किला बड़ा मजबूत किला था, इतने में उसको अपने गजनी लौटना पड़ा, इसलिए अंत में संधि हुई। तो कई बार पीटी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का एकमात्र शासक जो महमूद गजनवी से नहीं हारा, क्या बोला मैंने, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, भारत का एकमात्र शासक जो महमूद गजनवी से नहीं हारा, विद्या। ठीक है, पहली बार तो चला गया तो लड़ाई हुई नहीं। अब है प्रसिद्ध आक्रमण, महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण 1025 सोमनाथ। सोमनाथ सोमनाथ कहां पर है? सोमनाथ गुजरात में है। यहां का जो शासक है वो भीम या भीमदेव प्रथम है। ऐसी कथा कहानी मिलती है कि जब मथुरा के मंदिर तोड़े, थानेश्वर के मंदिर तोड़े, तो यहां के लोगों को बड़ा दंभ था, अहम था कि अरे यहां आएगा तो सबक सिखा देंगे। शायद एक कहानी है, सत्य है, असत्य है, जो भी है, महमूद गजनवी ने ठान लिया कि भाई यहीं आक्रमण करना जरूरी है, इसलिए उसने एक विशाल सेना तैयार की और आक्रमण की तैयारियां की। सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में। चंद्रदेव के उस पर आधार पर सोम पर बना सोमनाथ है। तो इस मंदिर में लगभग सेवा में 50,000 लोग कार्य करते थे। 10,000 से अधिक गांव की आय इसमें होती थी। सोने चांदी से भरपूर ये मंदिर था। यहां तक कि उसके जो घंटे को बजाने के लिए जो चेन होती थी खींचने वाली, वो भी सोने की बनी थी। लगभग शायद वो होगी 600-700 किलो की, 20-20 मन की चेन थी उसकी। ठीक है, नूतन फिर से ही समझा रहा हूं। कौन सा वाला टॉपिक मुझे बता दीजिए, मैं वेट कर लेता हूं आपका। बताइए कौन सा टॉपिक समझना है नूतन जी, कौन सा टॉपिक? 2 बार आक्रमण वाला, विद्याधर पर 2 बार आक्रमण किया। पहला 1019-20 में, दूसरा 1022 में। पहली बार में विद्याधर अपनी सेना लेकर रात के अंधेरे से निकल गया। दूसरी बार वो लंबे समय कालिंजर का घेरा डाला रहा। महमूद गजनवी को अपने देश लौटना पड़ा, इसलिए वो चला गया। ठीक है, इसलिए अंत में क्या हो गई? संधि हो गई। जी, 2 बार बताया ना। पहली बार सफल नहीं हो पाया क्योंकि वो भाग गया, दोबारा फिर आक्रमण किया, पर दोनों बार जो है बात खत्म हो गई। जी 1000 क्योंकि 1025 और ये 2025, 1000 वर्ष हो गए हैं। तो 50,000 लोग इस मंदिर की सेवा में लगे। 10,000 से अधिक गांव थे, सोने चांदी से भरपूर था। और कहा जाता क्या है, इसका जो शिवलिंग था वो हवा में लटका होता था, पूरा पूरा हीरे जवाहरात से बना। रात में भी मंदिर दिन की तरह हीरे जवाहरात से चमकता रहता था। हजारों लोग, इसके बीच संधि हुई, ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, गुड, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये संधि किसके बीच हुई? यह संधि महमूद गजनवी एवं विद्याधर के बीच हुई। ये मध्य हुई। मध्य मतलब बीच। ठीक है, अब ठीक है। ऐसे अगर कोई नहीं भी बताए तो जिसके बीच में लड़ाई होती है, संधि उन्हीं के बीच में होती है। तीसरा चौथा कोई आदमी वहां होता नहीं, पर ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यहां पर महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया तो मंदिर को पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन अभी भी शिवलिंग हवा में था। किसी ने बोला कि, उसके सैनिक ने, कि सर मंदिर की एक तरफ वाली दीवार गिराइए, मंदिर की एक तरफ वाली दीवार गिरा दीजिए। जैसी वो दीवार गिरी, शिवलिंग धड़ाम से गिर गया, क्योंकि वो चुंबकों के द्वारा मध्य में हवा में लटका।
चुम्बकों को इस तरह से बैलेंस किया गया था। जैसे ही वो गिरा, उसके अंदर से हीरे जवाहरात निकल। महमूद गजनवी ने उस शिवलिंग के टुकड़ों को मक्का, मदीना और गजनी की मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया और सोमनाथ का मंदिर का चंदन का दरवाजा गजनी ले गया। जब अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो वो दरवाजा कहते हैं लेकर आए, ऐसा अंग्रेजों ने दावा किया। कोई बात नहीं नूतन जी, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, कोई कुछ भी कहे कोई टेंशन मत, ठीक है। तो इस मंदिर को पूरी तरह क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। फिर मंदिर कई लोगों ने बनवाया। इस मंदिर पर भी गजनवी के अलावा जफर खां, इल्तुतमिश, 2 बार औरंगजेब ने भी आक्रमण किया। फिर अंतिम बार अहिल्याबाई ने इस मंदिर को बनवाने का काम किया। देवी अहिल्या होलकर वंश की थी, वहां पर इंदौर में शासन किया। इन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ और काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, कांची, मल्लिकार्जुन, मथुरा के मंदिर, गया का विष्णुपद मंदिर, बहुत सारा काम करवाया इन्होंने। समझ में आ रहा है? अब कहां हीरे जवाहरात सुशील कुमार, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी। मंदिर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। और धन, हीरे, जवाहरात लूटकर गजनी ले गया। गजनी, गजनी उसकी राजधानी है। प्रश्न उठता है, इस राजा ने क्या किया? इस राजा ने, किसने इसका पहली बार निर्माण किया, बताता हूं, जस्ट वेट जस्ट वेट। भूल रहा हूं मैं। चालुक्य, चालुक्य पहले, हाँ, गुर्जर प्रतिहारों ने इसका निर्माण करवाया था। नागभट्ट द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। हालांकि ऐसी कहानी मिलती है कि स्वयं चंद्रदेव ने अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर का निर्माण करा। चंद्रदेव द्वारा निर्मित ये मंदिर है, जिसे नागभट्ट द्वितीय ने भी बनवाया था, ठीक है। इसने क्या किया, ये जानता था कि सीधी बड़ी सेना से लड़ना संभव नहीं है, इसलिए मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं कि इस भीम ने महमूद गजनवी की सेना पर छुपकर हमला किया। हमला करता था, भाग जाता था, हमला करता था, भाग जाता, ये काम। रास्ते में जब ये जा रहा था, गुजरात से होते हुए गजनी जब अफगानिस्तान जा रहा था, रास्ते में जाटों ने बहुत परेशान किया इसको। जाट आते थे, हमला करते थे, जाट आते थे, हमला करते थे, कुछ हीरे जवाहरात निकाले भागे, हीरे जवाहरात निकाले भागे। तो ये काफी नाराज हो गया, इसलिए 1027 महमूद ने जाटों को हराया। महमूद कौन? महमूद गजनवी। जाटों को हराया। ये अंतिम आक्रमण है, अंतिम, भारत पर अंतिम आक्रमण। भारत पर क्या है, ये अंतिम आक्रमण है। और 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु। चलिए,
इतने कम कंटेंट लिखाए हैं सर, इतने कम कंटेंट लिखवाए हैं, कितना बड़ा कंटेंट लिखवाएं, कितना क्या कमी है श्रीमान बता दीजिए। कोई कमी हो तो जरूर बताइए, कुछ आपको कम लग रहा हो तो जरूर बताइए। चलिए, महमूद को किसने मारा? महमूद की मृत्यु अपने आप हुई थी। ठीक है, महमूद गजनवी की मृत्यु अपने आप हुई थी। मतलब अपने आप मतलब बीमार हो गया था, मलेरिया हो गया था। क्या हो गया था? मलेरिया हो गया था। अब बात करते हैं थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी जो है उसने बुत सिकन की उपाधि ली। बुत सिकन, मूर्तियों को तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक भी कहते हैं, किसी किसी एग्जाम में मूर्ति भंजक भी आ जाता है। किसने मूर्ति भंजक या बुत सिकन की, मूर्तियों को तोड़ने वाला? नहीं, देखिए आपको एक हरिओम एक प्रश्न और कर लेते हैं, सबसे शानदार प्रश्न है। दुनिया में सबसे ज्यादा मानव की मृत्यु किस एनिमल के द्वारा होती है, किस जानवर के द्वारा होती है? कौन सा जानवर के कारण सबसे ज्यादा लोग मरते हैं? जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके दरबार में निम्न लेखक थे। ठीक है, अल बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया, के साथ भारत आया। खीवा का रहने वाला था अल बरूनी, इसको मंगोलों ने गिरफ्तार कर लिया था। मक्खी जानवर नहीं एकता, मक्खी। आंसर बताऊं? मच्छर। दुनिया में लगभग 50 लाख लोग मच्छर से मरते। बिल्कुल ठीक लिखा साबरीन। सुशील, मच्छर। मच्छर से होता है डेंगू, मच्छर से होता है मलेरिया, मलेरिया फैल्सीफेरम, मलेरिया बायबैक्स। 4 प्रकार के प्रोटोजोआ पाए जाते मलेरिया में। ठीक है, ऑक्जेली, मलेरी, फैल्सीफेरम, बायबैक्स। एक हो गया डेंगू, एक हो गया जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक हो गया चिकनगुनिया। खैर चिकनगुनिया से कोई मरता नहीं है, डेंगू वेरी डेंजरस है। ठीक लिखा अंजलि। तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम। इसकी पुस्तक है किताब उल हिंद। इसका हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया। हिंदी अनुवाद किसने किया? इस टॉपिक से मेंस में कुछ नहीं आता है। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया। अंग्रेजी अनुवाद
एडवर्ड सचाऊ ने किया। एडवर्ड सचाऊ ने किया। फिर अगले लेखक हैं उत्बी। उत्बी, ये वही उत्बी हैं जो इसके दरबार में रहते थे। उत्बी, उत्बी की पुस्तक है तारीख ए यामिनी। फिर फिरदौसी, फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। फिर है वेहाकी, इनकी पुस्तक है तारीख ए सुबुक्तगीन। इसे लेन पूल ने पूर्वी पैप्स कहा। पूर्वी पैप्स कहा। मूल भाषा अरबी। अल-बरूनी खीवा का निवासी था। अल-बरूनी खीवा का निवासी था। अल-बरूनी खीवा का निवासी था। ठीक है, अल-बरूनी कहां का निवासी था? खीवा का रहने वाला था। महमूद गजनबी की सेना में दो हिंदू सेनापति भी थे, तिलक तिलक और सेवंद राय। लिख लीजिए भाई इसको, कुछ कम छूट गया हो तो बता दीजिए। महिमा कल क्लास, खीवा कहाँ है? कल क्लास रहेगी कि नहीं रहेगी? नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना? आगे चलें। पर इस टाइम लेने में दिक्कत होती है, ओल्ड वाला टाइम सही था। ठीक ठीक। खीवा वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। कहां पर है? उज्बेकिस्तान में है खीवा। खीवा कहां है? उज्बेकिस्तान में है खीवा। अब आते हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमण। इसके आक्रमण की बात करते हैं हम, मोहम्मद गौरी के आक्रमण की बात करते हैं। देखिए, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय की अगर हम कहानी देखें तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जैसे भारत पहले विभाजित था, अभी भी विभाजित था। यहां पर चौहान वंश था, यहां गहड़वाल वंश था, यहां सैन वंश था, यहां सोलंकी थे, यहां परमार, यहां चंदेल और यहां कलचुरी। यहां पर थे गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरव शाह। खुसरव शाह गजनवी वंश का अंतिम शासक था, खुसरव शाह। क्लियर है?
तो यहां पर ये आया भारत पर आक्रमण करने, गौरी गोमल दर्रे से आया था। किस दर्रे से आया था? गोमल दर्रे। इनका जो वंश है वो वंश क्या है? ये संसवनी वंश के हैं, जिसको हम बोलचाल में गौरी गौरी बोलते रहते हैं। वास्तव में इनका रियल जो वंश है वो संसवनी वंश है। इनकी राजधानी गौर है। ये गौर के रहने वाले हैं। गौर कहां है? अफगानिस्तान में है। संस्थापक कौन है इनका? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन इनका संस्थापक है। भारत पर आक्रमण मोहम्मद गौरी। भारत पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद गौरी। मैप बना के इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। क्या पूछ रहे हैं? मोहम्मद गौरी का दूसरा नाम? दूसरा नहीं, एक्चुअल नेम। एक्चुअल नेम बोलिए। गौरी का नाम था मुईजुद्दीन मोहम्मद। देखो भाई, ऐसा हर बार मत पूछना, कोई जरूरी नहीं हर बार याद हो। बिन साहब।
चलिए, लास्ट में साम लिखा है, साम, सामदंड भेद वाला साम। किस दर्रे को पार किया? गोमल दर्रे को पार कर किया। अब मोहम्मद गौरी के आक्रमण। सर इसको फिर से समझा दीजिए। जी नूतन जी, आप तो आदेश किया करें नूतन जी। नूतन जी थोड़ा फोकस रहिए, मैं आपको मतलब बार बार बोलूंगा, क्योंकि ये हर बार होगा ना तो क्लास बहुत डिस्टर्ब होगी और क्लास का ड्यूरेशन डबल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फोकस रहिए। ये तरीका सबसे अच्छा तरीका नहीं है पढ़ने का। हमेशा क्या होता है, जब आपको समझ में तो आप बोलते सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। जब कोई ये बोलता ना सर इसको पूरा समझा दी, मतलब वो कहीं और था, वो क्लास में नहीं था। मेरी बात समझ, वो क्लास में नहीं था। हो सकता मैं गलत हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, पर मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्लीज फोकस रहिए। और ये चीज जो मैं चित्र बनवा रहा हूं ना बेटा, ये मैं कई बार बनवा चुका हूं, इसका फ्रेशर से कोई संबंध नहीं है। ठीक, सुनिए अब, क्योंकि हम ये राजपूत पढ़ चुके, थोड़ा जोड़ो, कनेक्ट करो। कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब मोहम्मद गौरी आया था तो तराइन के युद्धों में उसने चौहान वंश के पृथ्वीराज से लड़ा था। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मत डिस्टर्ब करो, कमेंट मत करो। गहड़वाल वंश कन्नौज में शासन कर रहा था। चंदावर के युद्ध में जयचंद मारा गया था, याद है आपको? बेटा शॉर्ट में नहीं है ये दोबारा है, इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं पूरा सेंटेंस बना के लिखा दिया करूंगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए। चौहान वंश था, यहां शैन वंश था, यहां कलचुरी, परमार, सोलंकी, चंदेल। लिखे, लिखे। अब मैं आपका तरीका समझ गया हूं, आपको क्या पसंद है। लिखिए, मोहम्मद गौरी, गौरी वास्तव में शंसवनी वंश का था, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन ने की थी। मोहम्मद गौरी गोमल दर्रे को पार कर भारत आया। इस समय निम्न वंश भारत में थे: लाहौर, गजनवी वंश, दिल्ली, चौहान वंश, कन्नौज, गहड़वाल वंश, बंगाल, सैन वंश, गुजरात, सोलंकी। ऐसा कुछ शायद आप लिखने में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा था, जो जरूरी था ना बेटा उसको शॉर्ट में लिखा रहा था। ठीक है, क्लियर? क्योंकि यहां से मेंस में नहीं आना है, प्रीलिम्स में आना है, इसलिए मैं टू द पॉइंट मैप में बना दे रहा था। और वहां दिल्ली लिखा भी था, दिल्ली को मैंने गोला भी लगाया था, ध्यान दीजिए। ठीक है,
दिल्ली पर मैंने गोला भी लगाया था, देखिए ये दिल्ली पर गोला भी लगा है, ये देखिए दिल्ली, ये लाहौर में लगा है, ये गहड़वाल। तो आपको थोड़ी सी अगर ज्योग्राफी की समझ है तो हर बार इतना बड़ा नोट्स कौन बनाता रहेगा, ये आपको याद भी नहीं रहेगा बेटा। ये याद क्या रहता है, मैं खुद क्लियर बता रहा हूं, ये आंख बंद करते मैप में दिखता है, ये और इतना सारा कंटेंट याद करना कठिन है, जब इसको मैप में प्रेजेंट कर दिया जाता है तो इजीली दिख जाता है। और हिस्ट्री रिपीट हो रही है, ये राजपूत हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कमेंट मत करिए। देखो न्यूटन ये शब्द गलत बोल रही हैं, मैं नहीं बोलूंगी, गलत बात है, ठीक है, ये गलत बात है, आपका बोलने का पूरा हक है, ऐसा मैं किसी को नहीं कहूंगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत कहिए कि क्या है। हाँ, अभी बहुत अच्छा किसी ने सजेशन दिया है कि पीपीटी में सर ऐसा दे दिया करिए, तो मैं पीपीटी में ऐसा दे दिया करूं। नोट्स आपको हमेशा मिलते हैं, पीडीएफ मिलता है, पीडब्ल्यू के नोट्स रहते हैं, तो आप टेंशन मत लिया करिए। जितने शॉर्ट नोट्स बनेंगे, जितना पिक्चराइज होगा मैप, उतना जल्दी याद होगा। आज थोड़ा कठिन लग रहा है बेटा, लेकिन भविष्य में ये नोट सबसे अच्छे नोट होंगे। अरे नहीं नहीं नूतन, ये सब, ये मुझे बहुत खराब लगता है जो आप कर रही हैं, ये सबको मेरी वजह से दिक्कत हो रही है। नहीं नहीं नहीं, आपका हक है, आप पूछिए। ये लाइन गलत है, ठीक है, ये लाइन गलत है, ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। ये सब मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है अपने आप को कमजोर बताना कि हाँ भाई मैं कमजोर, मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप कोई कमजोर नहीं है, ठीक है, कमजोर कोई नहीं है। मुझे एंशिएंट हिस्ट्री की शॉर्ट नोट बनाना है, बताइए प्लीज, सजेशन दे दीजिए क्या करना चाहिए। नैन्सी पहले पढ़ लो, पढ़ने के बाद पीवाईक्यू लगा लो, आपको खुद समझ में जाएगा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक और बात बता दो, जिंदगी में कभी भी ये काम मत करिए हम कमजोर हैं, ऐसा है, हम नए हैं ना। अगर हम इस रेस में शामिल हुए हैं तो हम सबके बराबर हैं, क्योंकि एग्जाम में कहीं ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि जो पहली बार बैठेगा उसको हम 10% एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। हमें अपनी कमजोरी नहीं बतानी है, हमें पूछना है प्रश्न, हमारा हक है। और हमें जो पूर्व से पढ़ रहे लोग हैं उनको हमें क्या करना है, पछाड़ देना है। ये आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। मतलब सॉरी, मतलब आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, मुझे वाकई पसंद नहीं कोई इस तरह से जब बोलता है, क्योंकि कमजोर कोई दुनिया में होता ही नहीं, उसका मन मस्तिष्क उसे कमजोर बनाता है। कमजोर कुछ होता ही नहीं है, जिनके पैर नहीं होते वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाते, ठीक है, जिनके पैर नहीं होते हैं वो तैर कर इंग्लिश चैनल पार कर जाते, जिनकी आंखें नहीं होती हैं वो यूपीएससी सिलेक्ट हो जाते हैं। इसलिए हम उनसे कमजोर नहीं हैं, हम ऐसे लोगों से कमजोर नहीं, हम उनसे बहुत ताकतवर हैं। उसका धन्यवाद दीजिए उस ईश्वर का जिसने हमें आंख दी है, कान दिए हैं, नाक दी है, परफेक्ट दिया है, एक मस्तिष्क दिया है। कमजोरी है तो सिर्फ मेहनत करने में, कमजोरी है तो केवल अनुशासन नहीं है, कमजोरी है तो कुर्सी पर बैठकर टेबल बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हैं, यही कमजोरी है हमारी। बहाने हैं कि आज ठंड बहुत ज्यादा है, कभी गर्मी के मौसम में गर्मी ज्यादा होती है, बरसात में बरसात ज्यादा होती है, तो 12 महीने ऐसे ही चलना है। मेरी बात समझ में आ रही है? हमेशा अपने ऊपर भरोसा करके चलो, ये मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मुझे वाकई अच्छा नहीं लगता है जब कोई ऐसा बोलता है। जिंदगी में सबके जीवन में चैलेंजेस आने हैं, इतने भयंकर आने हैं, कब तक डरते रहोगे, लड़ना पड़ेगा। अपने मन को मजबूत करिए, ठीक है, क्लियर। महमूद मोहम्मद गौरी के आक्रमण, प्रथम आक्रमण 1175
मुल्तान, पहला आक्रमण किया मुल्तान। ये एग्जाम का प्रश्न है कि पहला आक्रमण कहां पर किया था, तो पहला आक्रमण मुल्तान में किया। समझ में आ रही बात? क्लियर है? पहला आक्रमण कहां किया था? मुल्तान पर। अब उसने सोचा भैया ज्यादा पैसा कहां है? गुजरात में है, तो क्या इधर उधर के चक्कर लगाएं, सीधे चलते हैं गुजरात, ज्यादा बेटर होगा। तो उसने दूसरा आक्रमण किया 1178 में गुजरात पर, गुजरात पर आक्रमण करने का। गुजरात का शासक भीम द्वितीय अवयस्क था, अभी बच्चा था ये। जब ये आक्रमण हुआ तो समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। ये लिख चुके हैं आप पहले, मैं अभी से बता देता हूं, ये लिख चुके हैं आप। तब तब इसकी मां नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को, लिख चुके नहीं लिख चुके, गौरी को आबू के युद्ध में, इसको कायरत भी कहते हैं, कायरत, हराया। यह गौरी की भारत में पहली हार थी। ये गौरी की भारत में पहली हार। ठीक है, थोड़ा बेटा पुराना रिवाइज करते चलो, देखना बहुत अच्छा लगेगा। 1185 पेशावर, पेशावर को जी, सॉरी 1179 पेशावर, 1185 सियालकोट, सियालकोट को जीता, 1186 लाहौर को जीता। ये विजय है। लाहौर पर शासक कौन था जरा बताना, लाहौर पर शासक कौन था? तराइन में दूसरी हार थी प्रिया। लाहौर का शासक अभी लिखा है ना, लाहौर के शासक, लाहौर का, लाहौर में गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरव शाह, खुसरव शाह को बंदी बनाया। खुसरव शाह को क्या कर लिया? बंदी बनाया, बाद में मार दिया। लिख लीजिएगा इतना, लिख लीजिए इतना।
चलिए, इसी को पंजाब विजय कहते हैं। अरे भाई, राजस्थान को आरती पंजाब कैसे कह देंगे? राजस्थान को पंजाब कैसे कह देंगे? हां, इसको पंजाब कहेंगे, इसको लाहौर को पंजाब कहेंगे। ये पंजाब का क्षेत्र है जी। मोहम्मद गौरी ने खुसरो शाह को मार दिया 1192 में। चलिए, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वी राज तृतीय के मध्य युद्ध, दोनों के बीच में युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, ये भी पढ़ चुके हैं आप। अब मैं इसको नहीं भी लिखाऊं तो चलेगा आपका। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, पृथ्वीराज तृतीय जीता, गौरी जीता। गौरी 1194 चंदावर का युद्ध, जयचंद मारा गया। पूरा लिख देते हैं। गौरी से लड़ते हुए जयचंद मारा गया। क्लियर है? गौरी ने कन्नौज, बनारस के हजारों मंदिर तोड़ दिए। तोड़ दिए 1195, 1195 इस एक मिनट। इसके बाद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का राज्यपाल बनाया। ठीक है? चलिए, एक मिनट, जो ये सेंटेंस यहां जगह नहीं है, अरे यार पूरा गड़बड़ हो गया है। चलिए छोड़िए, इसको लिख अलग कर दीजिए। ठीक है, बताऊंगा क्यों अलग करवाया है। 1195-96 गौरी ने ग्वालियर बयाना जीता। ग्वालियर और बयाना जीता। 1205 गौरी ने खोखर जाति को हराया। ये बड़ी लड़ाकू जाति थी, हमेशा परेशान करता रहती थी, तो गौरी ने इनको पराजित किया। ठीक है? जयचंद कौन से वंश का था? अरविंद कुमार जयचंद गहड़वाल वंश का था। और ये अरविंद हम पहले ही पूछ चुके। ठीक है? जी मानसी पूछिए। 1206 गौरी की हत्या दमयक नामक स्थान पर
संभवतः यह हत्या खोखरों ने की थी। ठीक 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 साबरीन। जयचंद गहड़वाल वंश का बिल्कुल ठीक कल्पना। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का राज्यपाल बनाया। राज्यपाल, ठीक है, अब लिख लीजिए। बयाना कहां है? राजस्थान। साबरीन, ये स्टोरी जो है पूरी तरह करेक्ट नहीं है। ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता हमारे पास बहुत ज्यादा कि हम ये कह सके कि नहीं जो है यहां पर पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ते समय साथ दिया हो गहड़वाल वंश ने। ऐसा कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता, पर इतिहास में प्रचलित परंपरा यही है। ठीक है, चलिए। बनाने की थैंक यू सर। खोखर जाति कहां की थी? खोखर जाति उत्तर पश्चिम क्षेत्र की। दमयक कहां है? पाकिस्तान में है वर्तमान में। दमयक वर्तमान में पाकिस्तान में। भैया इतने सारे प्रश्न आप लोग कर रहे हो मेरे से, अच्छी बात है, पर क्या आपको याद रहेगा? लिखते जाइएगा, ठीक है। चलिए, ऐबक की विजय। ऐबक ने अलग से कुछ जगह जीती। ऐबक ने अपनी तरफ से क्या जीती? अलग से जगह जीती। अलीगढ़। अलीगढ़ को पहले कोइल कहते थे, कोइल। मथुरा, गुजरात, महोबा, कालिंजर। ये जीतने का काम किसने किया? इसने एक और शहर, सॉरी सॉरी सॉरी, अजमेर। अजमेर भी जी, ठीक है। पंजाब मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब, भारत वाला पंजाब नहीं, ठीक है। इनसे खोकर से कई लोग परेशान होंगे। अब बात करते पूर्वी भारत की विजय। की विजय, यह विजय मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने की।
नूतन जी समझ में आ रहा है आपको? नूतन जी आप है ना क्लास में? बेटा कोई भी दिक्कत हो जरूर पूछिएगा। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। फरज जहां ये बड़ा कंफ्यूजन है, हमारी इतिहास की किताबों में यही लिखा है। अब देखिए दो बातें समझते हैं। पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि जयचंद ने गौरी का साथ दिया। बहुत ध्यान से सुनना आप। पृथ्वीराज रासो में लिखा है, पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि जयचंद ने गौरी का साथ दिया। इस लाइन को हमने तुरंत मान लिया कि जयचंद बेकार है। लेकिन जब उसी बुक में लिख रहा है कि पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को माना, हम बोलते ना 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 ये नहीं मानेंगे। तो भाई ऐसा मत करो, मीठा मीठा खाए जा, कड़वा कड़वा थू थू। या तो पूरी किताब मानो या नहीं मानो। उसके केवल वही हिस्से क्यों मान रहे हैं जो आपकी मानसिकता को सूट करते हैं। ये इतिहास लेखन का सही तरीका नहीं है। इतिहास लेखन में तटस्थता का भाव होना चाहिए। हमें न किसी जाति से, न धर्म से, न क्षेत्र से कोई लगा, जो लिखा है, जो सत्य है वो लिखना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? चौहान वंश समाप्त नहीं हुआ। कोई भी वंश समाप्त नहीं होता है, वो बड़े क्षेत्र से छोटे क्षेत्र तक सिमट जाता है। पृथ्वीराज तृतीय के बाद हरिराज नाम का व्यक्ति शासन करता रहा, सौरभ। ठीक है, दमयक है, दसमक नहीं है, दमयक। चलिए, इसने बिहार के नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय उदंतपुरी उदंतपुरी एवं अनेक बौद्ध विहार नष्ट किए, बौद्ध भिक्षुओं को मारा, तो ये काम किया बिहार में। जी, पृथ्वीराज की कब्र भी अफगानिस्तान में। ठीक है, ठीक है सर, इन दोनों में समझ रहे आया, मतलब नहीं समझ में आया क्या पूछ रहे हैं चेतन? ठीक है, महोबा, महोबा कहां है? यूपी में है। कालिंजर कहां है? यूपी में। चलिए, बंगाल पर आक्रमण, शासक कौन था यहां का? सैन वंश का लक्ष्मण सेन। सैन वंश का लक्ष्मण सेन। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी किस वंश का था? खिलजी वंश का था। ठीक है हेमंत कुमार, किस वंश का था? खिलजी वंश का था। इसे पराजित कर कर इसकी राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया। तिब्बत पर आक्रमण की तैयारी की, किंतु बीमार पड़ गया। उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, बिस्तर पर आ गया। जी जी, अरविंद कुमार।
समझ में आ रही बात? पृथ्वीराज चौहान एक ही है, किंतु बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया, बिस्तर में हो गया, उसकी कई लोग सेवा कर रहे थे, उन्हीं सेवा करने वालों में से एक ने इसकी हत्या कर दी। अली मर्दान ने इसकी हत्या कर दी। अब मैं इसकी क्यों लिख रहा हूं? इसकी मतलब मोहम्मद बिन बख्तियार के लिए। कौन इतना बड़ा नाम लिखेगा? इसकी हत्या कर दी। ठीक है। अरे मैं तो बोल रहा हूं महिमा, आप पूछे क्या पूछना चाह रही? प्रश्न ही नहीं पूछते हैं, अटेंशन की। प्रश्न तो आए पहले। जब प्रश्न ही आया। चलिए, तो ये हो गई कहानी इन विजयों की। यलदौज कुबाचा एवं बख्तियार खिलजी ये गौरी के गुलाम थे। थैंक्स हरिओम द्विवेदी। आप लखनऊ कब आ रहे हैं? देखिए, प्रयास तो है शीघ्र आने का। हाँ हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? खिलजी गौरियों की सेना में क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। भाई, जिसका शासन चलेगा वो उसकी सेना में चलेंगे, है ना? अब कोई आपसे बोले कि भाई वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में सचिन तेंदुलकर खेले, क्या बात कर रहे हैं सर आप, इतना बड़ा खिलाड़ी? अरे भाई, कोई कभी भी बड़ा छोटा सब चलता रहता है। गौरी की कोई संतान नहीं थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गौरी की संतान नहीं थी। आगे चलते हैं। गौरी के मृत्यु के समय स्थिति क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। जब गौरी की मृत्यु हुई तो गौरी का एक गुलाम ताजुद्दीन यलदौज पहुंच गया अफगानिस्तान में। अब मैं मैप में क्यों बताता हूं, फिर भी किसी को दिक्कत तो मैं अलग से लिख भी दूंगा। कुबाचा पहुंच गया सिंध में, और ऐबक था भारत में। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐबक कहां था? भारत में। तो मैं पूरा फिर से लिख देता हूं, ताजुद्दीन यलदौज कहां था? अफगानिस्तान। कई लोगों को नहीं पता होता मैप में कि अफगानिस्तान कहां है। अफगानिस्तान में था, गौर से शासन कर रहा था, गौर नामक स्थान यहां से था। कुबाचा, नसीरुद्दीन कुबाचा। थोड़ा ज्योग्राफी पढ़कर आइए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सिंध में था। ऐबक भारत में था। ये कंडीशन है गौरी की समय। ये तीनों गुलाम थे, बिल्कुल ठीक लिख रही हैं साबरीन। भाई, आपस में डिस्कशन मत करो, इसलिए कमेंट बॉक्स ऑफ हो जाता तो मुझे बहुत खुशी होती। आप समझ ही नहीं रहे हो क्यों भाई? आपस में पर्सनल कमेंट नहीं करना है, नहीं तो फिर चैट ऑफ रहेगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी नहीं लगेगा। ठीक है। ऐबक, ऐबक का गुलाम लिख ही देता हूं मैं। ऐबक का गुलाम
इल्तुतमिश था। ठीक है, और ये तीनों गौरी के गुलाम थे। अब जैसे ही गौरी की मृत्यु हुई, अफरा तफरी मच गई। क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। अली मर्दान बख्तियार खिलजी का सेनापति। ठीक है, महिमा आपने पूछा ही नहीं मुझे। ऐसा जब मैं सबका जवाब दे रहा हूं तो आपसे क्या दिक्कत है? आप दोबारा लिख दो ना भाई वही प्रश्न। जब जब कोई लोग को पूछे तो वो 3-3 बार लिख देते हैं। तब ऐबक ने भारत की स्थिति को संभाला और यहां गुलाम वंश की स्थापना की। और गुलाम वंश की स्थापना, एक मिनट रुक जाओ जरा, आप फिर कंफ्यूज हो जाओ क्योंकि मैप में लिखा है, मैं यहां लिख देता हूं। ऐबक ने गुलाम वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत की, अरे मत याद दिलाओ रोहित सिंह भूख की, है ना, ऐसे में लगने लगती मालूम है आपको। ठीक है, ये सब मत लिखा करिए, ऐसे में सब ब्रेन है ना जो अलग हो जाता है। अभिषेक यादव आएंगे, मामलुक शब्द पर भी आएंगे। अच्छा, मेरा मेंस है, बहुत परेशान हो जाती हूँ, बार बार बीमार हो जा रही हूँ, क्या करूं? देखिए, बीमार के लिए तो डॉक्टर है, और दूसरा अगर आप बीमारी जो आपकी हो रही है वो घबराहट से भी हो सकती है। ठीक है, थोड़ा घबराइए मत, थोड़ा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सुबह उठिए, योगा करिए, ध्यान करिए, पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं, भूख तो मुझे भी लगी पर पढ़ लेते हैं। दिल्ली सल्तनत, ये 5 वंश थे दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली, पढ़ लो यार भाई, है ना, खाते भी जाओ, पढ़ लो, और खाने की बात अब मत लिखो। 5 वंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने शासन किया। ठीक है, चलिए इसको प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का रीजन ये है इंपॉर्टेंट होने का कि आपको हर वंश, उसका कार्यकाल, उसके संस्थापक, उसके अंतिम शासक सब लिखे हुए हैं, और ये आपके लिए बहुत ही काम का है। ये आपके लिए बहुत काम का है। यहां से एग्जाम में कम से कम 8 से 10 प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन, अरविंद कुमार, मेंस में कोई प्रश्न नहीं आएगा पूरे मिडिवल से, और आएगा भी तो आर्ट एंड कल्चर का आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, बढ़िया पढ़िए महिमा, और अच्छे से मेंस दीजिए, नहीं तो सब बना बनाया हम गड़बड़ कर देंगे। थोड़ा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, रोज प्रैक्टिस करिए। ठीक कह रहे हैं अंजलि, मैं नेक्स्ट टाइम से, कल से यही क्लास होगी। ये शुरू में चैट ऑन रहेगी और सबसे लास्ट में, बीच में चैट ऑफ रहेगी। चलिए, ये भी तुर्क जाति के थे, ये तुर्क थे, ये भी तुर्क थे।
ये भी तुर्क थे। ये अपने आप को पैगंबर का वंशज कहते हैं कि हम पैगंबर। ये अफगान है। ये कौन है? अफगान है। एग्जाम में आएगा। देखो यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। हम्म। तो सुनिए, पहले प्रश्न क्या आएगा? सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश। लिखिए कमेंट चैट बॉक्स में, बहुत लिखना रहता ना आपको। मोहम्मद गौरी की मृत्यु। शिवानी पांडे, आप कहां थी? शिवानी पांडे लिखा है, आपने पढ़ा नहीं है। संभवतः यह हत्या खोखरों ने की थी। गौरी की हत्या हुई। अरे वो डाउट पूछिए ना, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं। पूछिए पूछिए राजपूत जी। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश। हरिओम ने जवाब दिया है, शिवानी ने जवाब दिया है। इसका संबंध इतिहास से नहीं है, इसका संबंध है मैथ से। वर्ल्ड हिस्ट्री एग्जाम में आएगी कि नहीं प्लीज? वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में आती है। वर्ल्ड हिस्ट्री लिख लो, मेंस में आती है। सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश। सही है, जिसने लगाया उसको बोलो कि गुणा भाग कर लो, जोड़ घटाना। सबसे कम समय के लिए शासन करने वाला वंश। अगला प्रश्न। सबसे ज्यादा समय तुगलक, सबसे कम समय। जी थैंक्स साबरीन, आपने वो क्वेश्चन रिपीट कर दिया। खिलजी, लोधी, खिलजी, खिलजी। अरे यार प्लस माइनस तो करना उसमें। आप लोग भी गजब करते हो। गुलाम भी लगा रहे हैं टिक। बताओ अरविंद। खिलजी बहुत सिंपल है, 30 साल किया खिलजी ने। क्या कर रहे हो भैया, ऐसा मत करो भाई। मतलब सामने उत्तर लिखा है उसमें भी गलती कर रहे हो। ये तो बहुत बड़ा काम करते हो आप लोग। ये गलती कर कैसे लेते हो? ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। वर्ल्ड हिस्ट्री कब पढ़ाएंगे नैन्सी? पहले मध्यकाल पढ़ा लेंगे, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा लेंगे, है ना? ऐसे प्रश्न मत किया करिए। वर्ल्ड हिस्ट्री का इसके बाद ही पढ़ाएंगे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गुलाम या मामलूक। प्रश्न उठता है, कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि इस वंश का वास्तविक नाम क्या है, इसे किस नाम से पुकारना चाहिए? तो उत्तर होगा मामलुक वंश। अरविंद ने पहले बोला था ये मामलुक, मामलुक शब्द का प्रयोग किया था। इसे वास्तव में मामलुक वंश के नाम से पुकारना उचित होगा। क्यों? गुलाम और मामलुक में कोई अंतर है क्या? क्या गुलाम और मामलुक में कोई अंतर है? मामलुक ऐसे
गुलाम जो सैनिक सेवा देते हैं उनको मामलूक कहते हैं। घर में साफ सफाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो इसको मामलूक वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर गुलामों ने शासन किया है। मोहम्मद गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश और इल्तुतमिश का गुलाम बलबन, सब एक दूसरे के गुलाम थे, ठीक है, सब एक दूसरे के गुलाम थे। पर वास्तव में गुलाम वंश में 3 परिवारों का शासन था, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों का आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, रक्त संबंध नहीं है, सब अलग अलग परिवार के लोग हैं। पर फिर भी इसका नाम गुलाम इसलिए ज्यादा उचित या मामलूक उचित रहा क्योंकि सब एक दूसरे के गुलाम हैं, इसलिए इसका नाम मामलूक वंश रखा गया। वास्तव में इसमें तो 3 वंश हैं, ऐबक का वंश, इल्तुतमिश का वंश, बलबन का। तो ऐसे तो 5 की जगह पर बहुत सारे वंश हो जाते, इसलिए हमने क्या किया, आसान बनाने के लिए इसको एक नाम दे दिया, मामलूक। समझ में आ रही है? तो अब इसमें किस लोगों ने शासन किया है? इस पूरे गुलाम वंश का कार्यकाल मामलूक का है 1206 से लेके 1290 तक शासन किया इसने, ठीक है। कोई बात नहीं प्रभात, चाहो तो सुन सकते हो, है ना। इसमें से ऐबक के वंश ने शासन किया 1206 से 11 तक। इस वंश का पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर दूसरा शासक है आराम शाह। फिर अगला वंश आएगा, ये शासन करेगा 1211 से 1265। इसके शासक होंगे इल्तुतमिश। रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, छठवा बहराम शाह, सातवां अलाउद्दीन मसूद शाह, आठवां नसीरुद्दीन महमूद। फिर आता है अगला वंश बलबन का 1265 से 90। नौवा बलबन, 10वां कैकुबाद, 11वां क्यूमर्स। कुल 11 लोगों ने इसमें शासन। कितने लोगों ने किया? 11 लोगों ने शासन किया। तो पूरा लिख लीजिए, एक क्रम से आपके पास आ गया है। कभी पूछ लिया जाएगा इनका क्रम जमाइए तो क्रम आ जाए। जी, इल्तुतमिश को टिक करेंगे। आप कहें तो मैं इनका भी टाइम पीरियड लिख दूं अगर आपकी इच्छा हो तो। 1200, एक अलग कलर ले लेते हैं। कौन सा कलर? ये वाला। 1206 से 10, 1210 से 11, 1211 से 36, 1236, 1236 से 40। जिसको नहीं देखे वो मत पूछना क्योंकि अभी फिर से लिखना ही लिखना है इनका। 1242 से
46, 12 46 से 65, 12 65 से 87, 12 87 से 90 और 12 90। भाई बाहर से जब आक्रमण होंगे तब तो वो युद्ध में बदलेंगे, ठीक है। पहले जब आक्रमण होंगे तब तो युद्ध होंगे, ठीक है। भाई हम बोलेंगे भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया, तो कौन कौन से युद्ध हुए, उन युद्धों के नाम होंगे। लोंगोवाला का युद्ध, पीर पंजाल का युद्ध, है ना, ऐसे हम युद्धों के नाम कहेंगे। कारगिल, पाकिस्तान ने कारगिल पर हमला किया, कौन कौन से युद्ध हुए, टाइगर हिल का युद्ध, बटालिक का युद्ध, है ना, ऐसे नाम दिए जाएंगे। डेट की इतनी टेंशन मत लीजिए सुप्रिया, बस क्रम याद रखना जरूरी है। क्रम याद रहेगा तो सब डेट अपने आप सेट हो जाती है। चलिए नोट कर लिया आपने। चलिए अच्छी बात है, यूपीएससी का नोटिफिकेशन निकलेगा तो हम भी जब तक कोर्स को खत्म कर देंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक 12/6 से 12/10, 3 चरण है। 1192 गौरी के सहायक के रूप में था, भारतीय क्षेत्रों के मलिक या सिपह सलार के रूप में, और भारतीय स्वतंत्र शासक। तो लिख लीजिए, और आज के लिए इतना काफी है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थोड़ी सी ताकत बढ़ाइए अपने अंदर, है ना। एग्जाम में 3 घंटे बैठना है मेंस लिखने के लिए। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, है ना। तो नोट करिए, कल से हम एबक से पढ़ेंगे। एक्चुअली ये नया स्टार्ट है, इसलिए चलो कल से कर लेते हैं। तो कल से हम एबक पढ़ेंगे, एबक से हमारी दुनिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लियर। खुश रहें, प्रसन्न रहें, और प्लीज, बहुत कोशिश करता हूं कि आपसे चर्चा होती रहे, चैट ऑन रहे, पर कुछ बातें अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए मैंने एक निर्णय लिया कि शुरुआत में चैट ओपन रहेगी और लास्ट में फिर हम पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।